हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रुक्मणी की तरफ से एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास 6 और क्लास 12 तक का हिस्ट्री का बुक, सभी सब्जेक्ट का बुक है जिसमें हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री को ये देख रहे हैं। सुबह में पॉलिटी का और शाम में हिस्ट्री का वीडियो आता है, ठीक है। तो जिसमें हम लोग भारत एवं विश्व के इतिहास को भी हम लोग देखने वाले हैं। जो आपके जितने भी एग्जाम है, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में इसमें 1500 एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में नहीं, आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को कोशिश करेंगे अगर टाइम बचा तो, ठीक है। ऐसे बहुत लंबा वीडियो हम लोग नहीं करेंगे, छोटा छोटा में ही देख लेंगे। ओके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप @ ठीक है, स्टडी स्टडी विथ जॉब वन, ठीक है, स्टडी विथ जॉब वन। ये आप इंस्टा पे सर्च कीजिए, कहीं आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे कहीं भी आप सर्च कीजिए, वहां से आपको अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें हमने नीचे अब ऐड कर देंगे नेक्स्ट पीडीएफ में। तो चलिए हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे मराठा और पेशवा के बारे में। तो थोड़ा सा हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, इसको करते हैं हम जूम। ओके, जूम कर लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4, मराठा पेशवा जो भारत में थे। 1713 से लेकर 1818 तक इन लोगों का शासन रहा था। और उस समय क्या-क्या बदलाव हुई भारत में और कैसे-कैसे लोग अपना वर्चस्व रहा और कैसे-कैसे मराठा खत्म हो गए भारत में, इसको देखेंगे। हुआ क्या, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में के हार गए थे, ठीक है। मराठा 1761 में, आप पानीपत अगर मूवी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। जो पानीपत मूवी आया था वो पानीपत के तीसरी युद्ध पे ही था वो मूवी। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया। मराठा साम्राज्य कई राज्यों में बँट गया, ठीक है। सिंधिया ग्वालियर में, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में और भोसले नागपुर में, ठीक है। हुआ क्या कि 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ, जिसमें मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली के बीच यह लड़ाई हुआ था। इसमें मराठों की काफ़ी हार हुई थी, बुरी तरह से हार हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, मराठे बिखर गए थे। तो 5 तरह से भारत में मराठे अलग-अलग हो गए थे। जो सिंधिया मराठे थे, सिंधिया से संबंधित जो मराठे थे, सिंधिया परिवार के, वो ग्वालियर में आके बस गए। जो होलकर से संबंधित है, जो इंदौर में आके रह गए, ठीक है। और मतलब जो इंदौर में मराठे रहते थे उनको होलकर बोला गया। गायकवाड़ मराठे जो बड़ौदा में रहे, ठीक है। और जो भोसले जो थे यह नागपुर में रहे। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन-कौन से मराठे कहाँ से संबंधित है। भोसले नागपुर से, सिंधिया ग्वालियर से, होलकर इंदौर से और गायकवाड़ बड़ौदा से संबंधित है। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी के सदस्य थे। यानी जो सारे थे, ये क्या थे, एक पेशवा के अंतर्गत सर्वोच्च मंत्री भी थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। जो मराठा की तरफ से जो पेशवा होता था, सबसे ऊंचा पद माना जाता था मराठा साम्राज्य में, वह पेशवा होता था। और ये कहाँ रहता था, पुणे में रहता था। जिसके अंतर्गत सैनिक और प्रशासनिक जो मामले होते थे, सैनिक और प्रशासनिक विभाग इसके अंदर होते थे और इसका एक प्रमुख होता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। महादजी सिंधिया जो थे, ये और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, याद रखिएगा। अब जो अंग्रेजों से भी मराठा का युद्ध हुआ था, जिसमें दो युद्ध, प्रथम मैसूरी युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूरी युद्ध और सॉरी, माफ कीजिएगा, आंग्ल मैसूरी युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध या आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक, जिस जो समाप्त हुआ 1782 में सालाभाई की संधि के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता, ठीक है। यानी एक संधि से समाप्त हुआ, ना अंग्रेज जीते ना मराठा जीता, और ये संधि से समाप्त हो गया 1775 से लेकर 1782 तक के चला था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक चला था। इसमें उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। इसमें आगरा, दिल्ली के कुछ भाग, उड़ीसा, यमुना के उत्तर में जो भी पार्ट थे, ये सब किसके अंतर्गत आ गए थे, अंग्रेज के अंतर्गत आ गए थे। और जो दूसरा युद्ध चला था, यह 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। पहला 1775 से लेकर जो है वो 82 तक चला था। तीसरा जो हुआ था 1817 से 19 के
तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। यानी इसमें मराठा का बुरी तरह से हार हुई और जो पेशवा सर्वोच्च पद होता था जो पुणे में रहती थी, इसको वहां से हटाकर कानपुर में रख दिया और उसको अब पेंशन दिया जाने लगा। जिस तरह से जो है वह 1757 में किया गया था। 1757 में प्लासी की युद्ध और 1764 के बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो मुगल साम्राज्य के साथ किया गया था, वहीं आगे चलकर 1817-19 में मराठों के साथ भी वहीं किया गया। पेंशन के रूप में एक बस नॉर्मल ऐसे रख दिया गया। इस युद्ध के बाद विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था। यानी विंध्य पर्वत के उत्तर में जितने भी वो भाग थे, सब पे किसका वर्चस्व हो गया था? अंग्रेजों का वर्चस्व अब हो गया था। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजों की नीतियां के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा स्लो हम लोग पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। सर्वोच्चता की नीति सबसे पहले देखते हैं अंग्रेजों की नीतियों में। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति शुरू हुई थी। सबसे पहले जो भी नीति अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे, उसमें पहला जो था वह सर्वोच्चता की नीति थी और यह हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा लाया गया था? हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। सर्वोच्चता के प्रयास में अंग्रेजों ने कितूर यानी कर्नाटक राज्य को हड़पने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने डटकर विरोध की। 1824 ईस्वी में चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया और 1829 में जेल में ही चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई थी। हुआ क्या कि जो सर्वोच्चता का नीति जब लाया था वेस्टिंग ने, तो सबसे पहले क्या किया, कर्नाटक के कितूर जगह ही इसको हड़पने का प्रयास किया इस नीति के थ्रू। लेकिन वहां पे एक महिला शासक थी जिनका नाम था चेन्नम्मा, और उन्होंने इसका काफी विरोध किया। तो अंग्रेजों ने यानी हेस्टिंग के द्वारा चेन्नम्मा को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में बंद करके इस पे कब्जा कर लिया गया। और 1829 ईस्वी में चेन्नम्मा का ही मृत्यु कहाँ हो गया, जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, चेन्नम्मा के बाद संगोली के चौकीदार रायना ने प्रतिरोध जारी रखा। रायना को 1830 में फांसी की सजा दे दी गई थी। अब जैसे चेन्नम्मा का विरोध देखते हुए संगोली के भी जो चौकीदार थे, ये अपना विरोध जारी रखे, जिनका नाम रायना था। लेकिन हुआ क्या, 1830 में इनको भी फांसी दे दी गई थी। तो 1829 में उनका मृत्यु हो गया चेन्नम्मा का, और 1803 में यहाँ पे रायना जो थे इनको फांसी दे दी गई थी। फिर आगे क्या हुआ अंग्रेज की नीतियों में, इसको हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेज की नीतियों में आगे देखें तो 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से, ठीक है, कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। ठीक है, किसके प्रभाव से? रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। इसी डर के चलते अंग्रेजों ने 1839-42 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? अप्रत्यक्ष कंपनी शासक स्थापित कर लिया। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ओके, उसके बाद क्या हुआ, 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध विजय किया और एलन बरो ने सिंध को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। और 1843 में क्या हुआ, चार्ल्स नेपियर आया, उसने सिंध को विजय किया, यानी सिंध को जीत करके उसको भारत में मिला दिया 1843 ईस्वी में। फिर क्या हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अब जो है सिंध जो था वह सिंध, वहाँ सिखों का सिंध जो क्षेत्र था वहाँ पंजाब के आसपास जो वह सिख लोग रहते थे, तो वहाँ पे अंग्रेजों से उनका एक लड़ाई हुआ जो 1845 और 46 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 ईस्वी में। अंग्रेज सिख युद्ध के पश्चात मार्च 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो जो पंजाब वाला क्षेत्र था, इसको भी अधिग्रहण 1849 में अंग्रेजों के द्वारा कर लिया गया था, प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख के अनुसार। तो अभी हम लोग सर्वोच्चता की नीति देख लिए जो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था, जिसमें सबसे पहले कर्नाटक के कितूर को अपनाने की कोशिश की गई, जिसमें चेन्नम्मा की मृत्यु 1829 में हो गई। 1830 में रमन्ना की मृत्यु हुई, जो वहीं के जो है वह चौकीदार थे, वो लड़ रहे थे। फिर इसमें क्या हुआ, जो एक आया नेपियर, नेपियर एक अंग्रेजी शासक आया जो सिंध को अब 1843 में भारत में मिला लिया। फिर 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी भारत में मिला लिया सिखों से लड़के, और अफगानिस्तान से क्या हुआ, लड़ाई करके वो अपना पूरा शासक कर लिया 1830 में ही, क्योंकि रूस के प्रभाव से वो डरे हुए थे। तो ये हमने रिकॉल कर लिया। अब हम लोग देखते हैं विलय नीति के बारे में। ठीक है, देखिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद रखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोला जाता है कि क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। आप कितना पढ़ते हैं मैटर नहीं करता, आप कितना ऑब्जर्व करते हैं, कितना याद करते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं विलय नीति के बारे में। 1848 से 1856 के बीच डलहौजी ने, ठीक है, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है कि विलय नीति किसके द्वारा लाया गया था? डलहौजी के द्वारा के शासनकाल में विलय नीति अपनाया गया था। इस नीति के द्वारा
सतारा 1848 ईस्वी में, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। जोधपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर जो मध्य प्रदेश में 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और करौली 1855 को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। इसको एक बार हम और देख लेते हैं क्योंकि ये आता है। सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में और करौली को 55 में भारत में ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया विलय नीति के तहत। अवध को 1856 में मिलाया गया और ये अवध नहीं मिलना चाह रहा था, तो इसको कुशासन के आधार पर यानी आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर और इसको मिला लिया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इस बुक में नहीं दिया गया कि जब अवध को मिलाया गया, ठीक है, तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो वाजिद अली शाह वहाँ के शासक थे, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हुआ, वीर सुरेंद्र शाह संबलपुर के महाराजा मधुकर शाह के वंशज थे, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो मिला ही नहीं इसमें, जो वाजिद वली शाह, वाजिद अली शाह, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1773 से 1785 के समय वो गवर्नर जनरल रहा के समय कंपनी ने बंगाल, बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। एडमंड बर्क द्वारा वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। किसके द्वारा? एडमंड बर्क के द्वारा वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। बाद में वारेन हेस्टिंग निर्दोष साबित हुआ, तब भी ये क्या हुआ, ये फांसी लगा लिया वहां पे इंग्लैंड जाकर वारेन हेस्टिंग ने। हेस्टिंग ने 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था शुरू किया जिसके तहत हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की गई। 1772 ईस्वी में हेस्टिंग के द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था की शुरू की गई जिसके तहत क्या हुआ कि हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की दी गई थी। तो ये कब किया गया था? 1772 में हेस्टिंग के द्वारा। दीवानी अदालतों के प्रमुख यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत था जो कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों की सखावर भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने हेतु 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार की गई थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब जो है यह न्याय से संबंधित मामला था, तो इसमें धर्म का भी एंट्री हो रहा था बार बार। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1775 में 11 पंडितों को बुलाया गया और बोला गया कि भारतीय कानूनों को एक संलग्न तैयार कीजिए जो आपके धर्म से रिलेटेड हो। और 1778 में मुस्लिमों को भी बोला गया कि आप भी तैयार कीजिए जो आपके धर्म से रिलेटेड हो, तो जाके बेटर रहेगा ताकि यूरोपीय जो न्यायाधीश हैं वो इसके फैसला के ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाए। एलन बी हॉल्डेल ने हिंदू धर्मशास्त्र के नए संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किस चीज में अंग्रेजी में अनुवाद किया? किसने? एन बी हेड ने, ठीक है, हिंदू धर्मशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में किया था। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना भी कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। आज भी जो कलेक्टर होता है उसका यही काम होता है, टैक्स वसूलना और जो है वह जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में क्या एक अपीलीय अदालत की भी स्थापना की गई थी और एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था कलकत्ता में, ठीक है। कंपनी की फौज के बारे में देख लेते हैं। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, लेकिन कंपनी का जो फौज था वह किस प्रकार की सेना थी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही की को आर्मी कहते थे, ठीक है। अपनी सेना का जो सिपाही होते थे उसको क्या बोलते थे? आर्मी बोलते थे। 1820 के दशक से कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ी की जरूरत कम होती गई। 1820 के दशक में क्या हुआ कि कंपनी में जो भी घुड़सवारी सेना थे वो धीरे धीरे कम होते गए और अंग्रेजी सिपाही यानी बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में मास्केट यानी तोड़ेदार यानी बंदूक और मैचलॉक यानी माचिस से चिंगारी वाला बंदूक से लैस होते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे घुड़सवारी वाली टुकड़ी खत्म होती गई और बंदूक वाली टुकड़ी जो वो बढ़ते गई 1820 के दशक में अंग्रेजी सेना में। अब हुआ क्या, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। समझ सकते हैं 1857 तक जो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आते हैं, तो पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल आता है,
भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, ये सब आते हैं। और ठीक है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो इन पे पूरा 67% पार्ट पे अंग्रेजी शासन हो चुका था और 78% आबादी पे, ठीक है, 1857 तक, ये याद रखिएगा। इसमें एक युद्ध आपको पढ़ना है, कर्नाटक का युद्ध, ठीक है। तो अभी एक कर्नाटक का युद्ध हम लोग पढ़े, कर्नाटक का युद्ध देखेंगे, फिर आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, फिर यहाँ पे आंग्ल नेपाल युद्ध, और जो भी महत्वपूर्ण युद्ध है सबसे पहले अब हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लड़ाई है अब देखते हैं, इसको अच्छा से देखेंगे, याद भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कर्नाटक के युद्ध को, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, कर्नाटक का युद्ध को हम लोग देखते हैं। तो कर्नाटक का युद्ध देखेंगे तो कर्नाटक का युद्ध जो है, दो तीन कर्नाटक का युद्ध आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक का युद्ध। कब कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ था, ठीक है। 46 से 48 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा 49 से 54 तक हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और तीसरा 56 से 63 तक हुआ था। तो याद रखिएगा, 46, 48, 49, 54 और 56, 63 तक, यह जो है वह कर्नाटक युद्ध की डेट है। पर प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक हुआ था, एक सलाह सैपिल की संधि से 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ था। वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वह 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था। मद्रास की संधि से 1754 में और पांडिचेरी की संधि से 1755 ईस्वी में यह समाप्त हो गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वह 1756 से 1763 तक चला था, जो पेरिस की संधि से 1763 ईस्वी में समाप्त हो गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो 1767 से लेकर 1769 तक चला था, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था 1769 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था, यह 1775 से 1782 ईस्वी तक पुरंदर की संधि से जो है वह समाप्त हुआ था। तो 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ था, उससे यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, जो 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था। बड़गांव की संधि 1770 ईस्वी में हुई थी, और सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखें तो 1780 से 1784 तक चला था, जो मंगलौर की संधि से 1784 में समाप्त हुआ था, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखें तो 1790 से 1792 तक चला था, जो श्रीरंगपट्टम की संधि से 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखें तो यह 1799 में शुरू के उसी टाइम खत्म हो गया था, जिसमें मैसूर राज का पतन हो गया, और जो मैसूर राज का पतन हो गया था इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। और मैसूर जो था उसके बाद अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था, यानी अपना एक राजा वहां पे रख दिए थे, ठीक है। चलिए, अच्छा, 1700 जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था, जो देवगांव एवं सुरजी अर्जन गांव की संधि से 1803 ईस्वी में, और राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी से ये जो है लड़ाई समाप्त हो गया था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेपाल से भी अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, जो कब हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ था, जो सुगौली की संधि से 1816 ईस्वी में समाप्त हुआ था, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह 1817 से 1819 तक हुआ था, जो पूना की संधि से 1817, ग्वालियर की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818 से समाप्त हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख लेंगे, यह ईयर वाइज दिया हुआ है। आप यहाँ से 1746 से स्टार्ट करेंगे तो 1746 से लेकर, और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई थी उसको देखा गया है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 1826 के बीच यांडबू की संधि से समाप्त हुआ था, जो 1826 ईस्वी में समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लाहौर की संधि और भरवाल की संधि से 1846 में समाप्त हो गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1848-1849 में सिख राज का जो है वह पतन हो चुका था, तो ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि से समाप्त हुआ था, और उसके बाद जो है वह पंजाब भी अंग्रेजों के अंदर में आ गया था 1849 में, अभी ऊपर हम लोग देखे थे। ओके, अब ये जो है ये चीज़ जो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छोटे मोटे घटनाएं दिया हुआ है, घटनाएं देखेंगे, उत्तर मुगल कालिक राजाओं के संस्थापक देखेंगे, फिर महत्वपूर्ण संधियां देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखेंगे, और उसके जिसमें टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये चीज़ें। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, प्रमुख घटनाएं में क्या हुआ था, ब्लैक होल घटनाएं काफी फेमस घटनाएं हैं, ठीक है, जो जिससे क्वेश्चन भी आता है।
तो जो ब्लैक होल की घटना घटी थी यह 20 जून 1756 ईस्वी को घटा था, जिसके बाद ही 1757 का जो है वो प्लासी का युद्ध देखने को मिला था। तो ब्लैक होल की घटना 1756 में हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था और बनारस की संधि 1773 में हुआ था। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लैक होल की घटना 1756 में हुआ था। अलीगढ़ की संधि 1757, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 में हुआ था और बनारस की संधि 1773 में देखने को मिला था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उत्तर मुगल कालीन राज्यों की संस्थापक कौन से हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे बंगाल, तो बंगाल जो है वह 1717 में इसकी स्थापना किया गया था और मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल की स्थापना की गई थी। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क के द्वारा, जिनको हम लोग चिनकिली खां के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा किया गया था। भरतपुर की स्थापना 1733 ईस्वी में चूड़ामन या बदन सिंह के द्वारा किया गया था। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में शहादत उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में शहादत खां यानी बुरहानुल मुल्क के द्वारा किया गया था और जयपुर की जो है स्थापना 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। रूहेल पठान जो है इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस के द्वारा किया गया था। मैसूर की स्थापना 1761 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा किया गया था। अब महत्वपूर्ण जो है वह संधि है उसको देख लेते हैं। जैसे पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि सेकंड द्वितीय संधि 1776 ईस्वी में। पुरंदर की द्वितीय संधि 1776 ईस्वी में और प्रथम संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। बड़गांव की संधि कब हुआ था? 1779 ईस्वी में हुआ था। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। बसीन या बसई की संधि 1802 में हुआ था। बसीन या बसई की संधि कब हुआ था? 1802 में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 में। देवगांव की संधि कब हुआ था? 1803 में हुआ था। सरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। सरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? 1803 में हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 1809 में हुआ था। पूना की संधि 1817 में। पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में हुआ था। लाहौर की संधि 1846। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में देखने को मिला था। तो ये सब महत्वपूर्ण संधियां और उसकी तिथि देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग जो है आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में देखेंगे। सबसे पहले 4 युद्ध इसमें हमको देखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 से 84 तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था और चतुर्थ जो है 1799 में हुआ था। तो जो 1767 से 69 तक चला था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली थे। याद रखिएगा, 2 युद्ध में हैदर अली और 2 युद्ध में टीपू सुल्तान। फर्स्ट 2 जो हुआ था, प्रथम और द्वितीय, उसमें हैदर अली और तृतीय और चतुर्थ में टीपू सुल्तान थे। ठीक है। तो हैदर अली और बंगाल की तरफ से कौन थे? बंगाल की तरफ से लॉर्ड वारेलिस्ट थे। वारेलस्ट थे। कौन थे? लॉर्ड वारेलस्ट थे। और प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ या मद्रास की संधि से 1769 ईस्वी में समाप्त हो चुका था, जिसमें हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वह हैदर अली प्रथम शासक था दक्षिण भारत का जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? हैदर अली और वारेन हेस्टिंग के बीच हुआ, जो 1784 से 80 से 84 तक चला था और मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ, जिससे यह समाप्त हो गया था। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। हुआ क्या था कि स्टार्ट तो हैदर अली किए थे, लेकिन 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हुई। उसके बाद टीपू सुल्तान ने इसको आगे बढ़ाया। फिर तीसरा युद्ध 1790 से 92 में हुआ था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान ने लड़ा था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में लड़ा था। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में लड़ा था, जो श्रीरंगपट्टम की संधि से 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी और आधा राज्य छीन लिया गया। भारी जुर्माना लगा दिया गया, जिसके जमानत के रूप में 2 पुत्र को बंदी बना लिया गया था। ठीक है। यानी टीपू सुल्तान के जो 2 पुत्र थे उसको बंदी बना लिया गया था जमानत के रूप में। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान ही लड़े और लॉर्ड वेलेज़नी ने लड़े, जिसमें मैसूर की सहायक संधि हुई 4 मई 1799 ईस्वी में और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। मैसूर में
पुनः वाडियार वंश के शासक का यहाँ पे आ चुका था। और वाडियार वंश के जो शासक थे कृष्णराज तृतीय, इसको सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने शासक बना दिया वहां पे मैसूर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना आया हुआ क्वेश्चन है बिहार एसआई में। ठीक है, कि जब चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो वाडिवार वंश के किस राजा को अंग्रेजों के द्वारा शासक बना दिया गया था? तो कृष्णराज तृतीय को बना दिया गया था। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। और इसमें काफ़ी फैक्ट है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आप 1 से 2 बार इसको देखिएगा, आराम से देखिएगा, इसके फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं वही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अच्छा से ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।